नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन सीरीज के 1100 प्रश्नों की सीरीज में। इसमें आज हम लोग 681 से 720 तक क्वेश्चंस को डील करेंगे, जिसमें आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको इस चैनल पे महत्वपूर्ण अपलोडिंग से संबंधित जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि जो 680 क्वेश्चंस है उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेना होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 681 है। संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति निश्चित कर सकता है। इस प्रावधान के अनुरूप राष्ट्रपति ने 2 चुनाव आयुक्त पहली बार कब नियुक्त किए थे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा 1989 में नियुक्त किए। आंसर है 1989 में राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 682। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने चुनाव आयोग को एक बहुसदस्यीय संस्था में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, और उस समय तो इसका कारण क्या था? तो उसका कारण था उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा अपनाई गई सामना करने की नीति के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 683। जिस बात से प्रेरित होकर सरकार ने चुनाव आयोग को एक बहुसदस्यीय संस्था बनाया, वह क्या था? तो वह मुख्य कारण था मुख्य चुनाव आयुक्त की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाना। मुख्य चुनाव आयुक्त की निरंकुशता की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु ही चुनाव आयोग को एक बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 684। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग के क्षेत्र में नहीं आता? चुनाव आयोग के क्षेत्र में राजनीतिक प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं आता है, राजनीतिक दलों की मान्यता आती है, राष्ट्रपति का चुनाव भी आता है, और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी चुनाव आयोग के क्षेत्र में आता है। केवल एक प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं आता है चुनाव आयोग के क्षेत्र में, तो आंसर यही ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 685। चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा निम्न कथन सही है? तो चुनाव आयोग से संबंधित चुनाव आयोग के सदस्यों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसी के थ्रू चुनाव आयुक्त पर अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त पर की निरंकुशता की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाता है। तो चुनाव आयोग के सदस्यों को भी मुख्य चुनाव आयुक्त के समान ही अधिकार दिया गया है। और अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव आयोग में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। यह नहीं है। मुख्य चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की जाती है, नहीं, और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव, तो यह सब नहीं होगा। आंसर ए है, चुनाव आयोग के सदस्यों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 686। चुनाव के समय राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा अपनाई जाने वाली आदर्श आचार संहिता जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दी गई है, जो कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा अपनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 687। मूल संविधान के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में संविधान में संशोधन कर 18 वर्ष कर दिया गया। ऐसा किस वर्ष में किया गया? तो इस तरह के प्रावधान 1951 में किए गए थे, जबकि जिस समय 21 वर्ष से बदल करके मतदान की आयु को 18 वर्ष निश्चित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 688। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, यह पूछा जा रहा है। तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। आंसर सी है, बहुदलीय व्यवस्था।
भारतीय दलीय व्यवस्था का कौन सा लक्षण प्रमुख है? भारतीय दलीय व्यवस्था के लक्षणों की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि भारत में राजनीतिक दल प्रमुखता भाषा, धर्म तथा जाति पर आधारित है। सही है। भारत में बहुत से क्षेत्रीय दल है। बिल्कुल सही। और विभिन्न राजनीतिक दलों के नीतियों और कार्यक्रमों में बहुत समानता है। तो यह भी सही है। इस प्रकार से आंसर डी हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। तो देखते हैं, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो अभी अभी हमने जैसा कि पढ़ा है, तो यह तो सही है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान क्षेत्र, धर्म तथा जाति के आधार पर दलों के गठन की अनुमति देता है। नहीं, ऐसी अनुमति संविधान के द्वारा नहीं दी गई है। तो आंसर ए सही है, आर गलत है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ए सही, आर गलत। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी ऑप्शन में है, कथन ए ठीक है, आर गलत है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 691, विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो विभिन्न राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता केवल और केवल चुनाव आयोग ही प्रदान करता है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 692, एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त करने चाहिए। आंसर ए होगा, यानी कि उस राजनीतिक दल को कम से कम 4 या फिर उससे ज्यादा राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त करनी चाहिए। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 693 में कह रहा है, किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, तो किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो शर्त है, जो प्रोविजन है, वह यह है कि किसी एक राज्य में 4% वैध मत प्राप्त करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 694, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय दल को लोकसभा में विरोधी दल के रूप में कार्य करने का गर्व प्राप्त है? लोकसभा में विरोधी दल के रूप में जिस दल ने कार्य किया है वह दल है, ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। सॉरी, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, जो कि देख रहे हैं तेलुगु देशम जो है, इसको लोकसभा में विरोधी दल के रूप में कार्य करने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 695 है, प्रायः संसद के एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, निम्न में से कौन सा अधिवेशन गलत है? तो इसमें देखते हैं, संसद के जो अधिवेशन होते हैं, एक तो मानसून सत्र होता है, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र, और उसके अलावा एक विंटर अथवा शीतकालीन सत्र होता है। ये स्प्रिंग और वसंत सत्र जो है यह नहीं होता है। तो जो नहीं है वही पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो यानी कि सी गलत है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 696, 1977 में गठित जनता दल में कौन सा दल शामिल नहीं था? 1977 में जनता दल की स्थापना की गई थी या फिर गठन किया गया था, उसमें जो दल शामिल थे वह थे भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी और भारतीय लोक दल। तो स्वतंत्रता पार्टी जो है यह शामिल नहीं था। आंसर यही हो जाएगा, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 697, किस चुनाव में कांग्रेस ने सबसे अधिक स्थान प्राप्त किए तथा किसके नेतृत्व में? तो चुनाव आयोग कांग्रेस ने सबसे ज्यादा स्थान 1984 में प्राप्त किए थे, और उस समय कांग्रेस का नेतृत्व राजीव गांधी के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 698, किसी भी राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसी भी राज्य में अगर देखा जाए तो उस समय 1957 में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में सबसे पहले किस दल ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाई?
तो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए केरल में साम्यवादियों का नाम पहले आता है। तो केरल में साम्यवादियों ने सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 700। भारत के राजनीतिक दलों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर विचार करें, देखते हैं कथन कौन कौन से हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है, यह तो सही है। और राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। और कोई भी राजनीतिक दल जिसे 4 तथा उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय दल स्वीकार कर लिया जाता है, यह भी सही है। और 1999 में चुनाव आयोग ने 6 दलों को राष्ट्रीय दल तथा 48 दलों को राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता दी, तो यह भी सही है। इस तरह से हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि बी में ही 1 2 3 4 सभी सही है दिया गया है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 701। एडीएमके पहली बार तमिलनाडु में सत्ता में कब आई? तमिलनाडु में एडीएमके ने सबसे पहली बार 1972 में सरकार बनाई थी। तो 1972 में पहली बार तमिलनाडु में एडीएमके सत्ता में आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 702। निम्न में से किसने दल रहित लोकतंत्र का प्रचार किया? दल रहित लोकतंत्र का प्रचार एमएन राय ने किया था। ये दलवादी भावना के विरोधी थे और इसीलिए इन्होंने दल रहित लोकतंत्र की कामना की थी और उसका प्रचार भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 703 यानी कि 703। भारत में वामपंथियों ने विभिन्न अवसरों पर सरकार का गठन किन राज्यों में किया? विभिन्न अवसरों पर वामपंथियों द्वारा सरकार का गठन, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। केरल, पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा में किया था वामपंथियों ने। ठीक है, वामपंथियों ने। एक बार और ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें फिर से वो हो जाए। तो भारत में वामपंथियों ने विभिन्न अवसरों पर सरकार का गठन किन राज्यों में किया? यह क्वेश्चन पूछ रहा है, विभिन्न अवसरों पर सरकार का गठन। तो यह केरल में, पश्चिमी बंगाल में और त्रिपुरा में किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज एक क्या है, किस तरह की संरचना है, कैसा है? तो पंचायती राज जो है एक प्रशासनिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 705 यानी कि 705। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया? देश में सबसे पहले पंचायती राज 1959 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 706। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था, जगह था नागौर जिला राजस्थान का। ठीक है, ये राजस्थान का नागौर जिला, नागौर जिले का नाम था नागौर, उसी पे वहीं पे राजस्थान में पंचायती राज का लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 707। पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? पंचायती राज जो है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 708। पंचायती राज का एक प्रमुख लाभ यह है कि, पंचायती राज का सबसे पहला लाभ यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में जनता में राजनीतिक जागृति बढ़ाता है। तो आंसर ए हो जाएगा। पंचायती राज का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में राजनीतिक जागृति बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 709। पंचायती राज संस्थाएं धन के लिए मुख्यतया किस पर निर्भर करती है? पंचायती राज को जब धन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए पूर्ण रूप से पंचायती राज संस्थाएं सरकारी सहायता पर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 710। सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज किसके सहयोग पर निर्भर है? तो सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज को हमेशा और हमेशा स्थानीय जनता के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना कोई भी शासन या कोई भी राज्य व्यवस्था सफलीभूत नहीं हो सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 711।
किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया है? तो नागालैंड ने अभी तक पंचायती राज संस्था को लागू नहीं किया है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज लागू किया गया उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 713। संविधान का कौन सा भाग राज्य को पंचायती राज स्थापित करने का आदेश देता है? राज्य को पंचायती राज स्थापित करने का आदेश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिए गए हैं। तो आंसर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 714। भारत में पंचायत समितियां किस स्तर पर पाई जाती हैं? भारत में पंचायत समितियां ब्लॉक स्तर पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 715। निम्नलिखित में किस संघीय क्षेत्र में 2 स्तरीय पंचायती राज है? दादरा और नगर हवेली जो है इसमें 2 स्तरीय पंचायती राज है। आमतौर पर 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय, लेकिन दादरा और नगर हवेली में 2 स्तरीय पंचायती राज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 716। पंचायत में क्या शामिल है? पंचायत में शामिल है जनता के निर्वाचित सदस्य। आंसर हो जाएगा जनता के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 717। सरपंच जो कि ग्राम पंचायत का सभापति होता है, सरपंच जो कि ग्राम पंचायत का सभापति होता है को कैसे चुना जाता है? इससे संबंधित है प्रश्न। तो पंचायत द्वारा अपने ही सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अपने ही सदस्यों में से एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत के अपने ही सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को सरपंच चुन लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य जो है यह भी पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं की कार्य पद्धति के निरीक्षण के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा जनता सरकार द्वारा आपातकाल उपरांत सत्ता संभालने के पश्चात की गई थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं की कार्य पद्धति के निरीक्षण के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो आंसर होगा जनता सरकार द्वारा आपातकाल उपरांत सत्ता संभालने के पश्चात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 720 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति द्वारा क्या सिफारिश की गई? अशोक मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था अर्थात पंचायतों के त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था को अपनाने की सिफारिश की गई थी। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय व्यवस्था का दिया था सिफारिश और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय। तो यह चीज़ ध्यान में रखने की है और ये दोनों ही पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इस तरह से समाप्त हुआ हमारा ये वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे लेकर के पंचायती राज से संबंधित कुछ और प्रश्नों को और इसके साथ ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम और नगर पालिका से संबंधित वीडियो। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। बाय बाय।